नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते बहुत हैवी वेट पैनल आपके सामने है और सारा का सारा स्टूडियो में हमारे, कोई ऑनलाइन नहीं है। और इस हफ्ते सुर्खियां भी बहुत सारी हैं, तो मेहमानों से परिचय मैं आपका बाद में करवाऊंगा। सुर्खियां पहले बता देता हूं जल्दी और उसके अलावा दो तीन आप लोगों के लिए जानकारियां भी हैं। क्रिसमस आ रहा है तो न्यूज़ लॉन्ड्री का अपना मर्चेंडाइज पे बहुत सारी छूट है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम क्रिसमस ऑफ़र्स उपलब्ध होंगे। आपको जाना है newslaundry.com/christmas-offers पे। वहाँ पर आपको क्रिसमस से जुड़ी तमाम छूट जो है न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम मर्चेंडाइज पर अवेलेबल है, उसको आप हासिल करें। और इसके अलावा एक और जानकारी जो कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी से पीड़ित लोग हैं उनके लिए हमारी जो ऐप में उसके अकॉर्डिंग बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो हमारे इस फंड को भी आप हम मदद करके जल्दी जल्दी हमें पूरा करवाएं इसको। परिचय मैं आप लोगों से करवा दूं, हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल हैं स्टूडियो में। स्वागत है सर आपका। और साथ में हमारे साथी हृदय जोशी और आनंद वर्धन, दोनों लोग स्टूडियो में। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। जो हमारी बातचीत होनी थी उसमें सबसे मुख्य मुद्दा संसद में जो उसकी सुरक्षा में चूक हुई। हृदय, आपने तो पार्लियामेंट को अंदर जाके कवर किया है और आपने 2003 में जब हमला हुआ था उसको भी उस समय बाहर से रहते हुए 2001 की बात, तब भी आप उसको कवर कर रहे थे स्टूडियो से या अपने एज ए पत्रकार, मतलब मैं न्यूज़ सिस्टम का हिस्सा। तो एक तो वो स्थिति थी और एक आज की स्थिति है। तब से अब में पार्लियामेंट की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बदल दिया गया, बहुत कई स्तर उसमें शामिल हो गए हैं, कई उसको बढ़ाया गया है। इसके बावजूद एक तरह की चूक हो गई है, ये है ना। तो वो किस तरह की सुरक्षा थी, वो माहौल, और ये बड़ी बात और मज़ेदार, दिलचस्प या संयोग कहें कि ये उसी दिन हुआ जिस दिन 2001 की घटना की बरसी थी। उसी दिन ये घटना हुई जब दो युवक फिर से पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और दर्शक दीर्घा से वो लॉबी में आ गए। तो ये जो चूक हुई, ये कैसे, इसके बारे में थोड़ा बता कि ये, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बाद भी वो गैस कैनिस्टर लेके चले गए। हाँ। तो एक तो ये है कि सुरक्षा जो चूक हुई तो उसके लिए जो जवाबदेह, मैं इसमें एक बात कहना, सुरक्षा की चूक ये जरूर है, लेकिन इसके लिए जो कई लोगों ने यूज करना शुरू किया, ये संसद पे कोई हमला नहीं है, मतलब इट वाज अनआर्म्ड, और ये इसमें कोई केवल एक प्रोटेस्ट है और इसमें कोई वायलेंट नहीं है अटैक, कि आपने कोई वहां पर कोई मारपीट या हमला नहीं किया किसी पे, इसने प्रोटेस्ट दर्ज किया अंदर जाके, लेकिन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। और इसमें फ्रस्ट्रेशन जो है वो बड़ी चीज है। ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक तो जो कहा जा रहा है कि जो भी प्रोटेस्टर थे इन लड़कों के ऊपर यूएपीए यानी कि आतंकवाद की धाराएं लगाई जा रही हैं। और ये बात साफ हो चुकी है कि उनकी जो मंशा थी वो कुछ चीज़ों से उनकी कुंठा थी, फ्रस्ट्रेशन थी कि वो देख रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सरकारें, जिनका एक वेलफेयर स्टेट में ये कमिटमेंट है कि वो कुछ चीज़ें उनको मुहैया करवाएंगी, उससे हो सकता है कि वो थोड़ा गलत भी हों, कुछ लोगों को मिली हों, कुछ लोगों को ना मिली हों। सरकार सबको देने की स्थिति में नहीं है। फिर भी इस तरह की चीज़ के लिए प्रोटेस्ट को, और हमारा मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसको इस तरह से दिखा रहा है कि कुछ लोगों ने आतंकवादी हमला किया, ये आतंकवादी हैं। एक वेलफेयर स्टेट में इस तरह की घटना को हम ये दो लेयर में बांट के अगर देखें तो एक तो है कि सुरक्षा में चूक हुई, संसद की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए थी। अगर संसद की सुरक्षा फुल प्रूफ चाक चौबंद होती तो वो लोग आते और गेट पे शायद वो प्रोटेस्ट करके चले जाते, वहाँ से गिरफ्तार होकर चले जाते, वहाँ पर शायद वो अपना गैस कैनिस्टर, लेकिन वो लोग अंदर चले गए। तो एक तो ये है कि यहाँ पर चूक किसकी है, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि संसद की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। इस बात से तो शायद किसी को, लेकिन जो लोग गए वो क्या इस तरह के अपराधी हैं या उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड है या उनकी कोई ऐसी मंशा थी, इस पर विचार न करके, और वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी, तो हम एक चीज़ शायद मिस कर रहे हैं वहाँ पर कि समस्या, जो फ्रस्ट्रेशन, जो उम्मीदें होती हैं, ये एक तरह के सिम्टम भी है कि हम, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं सरकार से, कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं और वो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी संख्या बढ़ भी सकती है। इसमें 2-3 लेयर्स हैं, 2-3 लेयर्स को बीट करना ये एक गंभीर बात है, क्योंकि एक है इन लोगों का कि
अगर आप भेदना चाहते हैं तो सुरक्षा जो कर्मचारी हैं उनको हमेशा सचेत रहना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक बार लक्की होना है। आप सिर्फ एक बार भाग्यशाली होइएगा तो भेज दीजिएगा, उनको हमेशा सचेत रहना है। और एक और दिया जा रहा है कि चूँकि उन्होंने जूते में रखा था और जूते का जो डिटेक्शन नहीं करते हैं वो इवन मशीन से भी, तो इवन कैनिस्टर प्लास्टिक का था, कैनिस्टर मेटल का नहीं प्लास्टिक, था। तो कई कारण दिए जा सकते हैं। लेकिन और गृह मंत्री ने भी आज संसद में या कल माना है कि ये गंभीर चूक है। तो और जो अनीस दयाल हैं सीआरपीएफ के डीजी, उनके अंतर्गत जो समितियां बनती हैं आमतौर पे इस चीज़ों के लिए, वो जांच के लिए, तो वो एक है, चूक तो है। आपको याद होगा सर 2019 के चुनाव से ठीक पहले, और ये तब की बात है जब बालाकोट में जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद जो गवर्नमेंट की रेटिंग ऊपर गई थी, उसके बाद की बात है। ये चिंता का विषय था सरकार के लिए जब सोमेश झा की रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड में आई थी, जिसमें कहा था कि बेरोजगारी के आंकड़े 40 साल में कभी इतने कमजोर नहीं थे जितने अभी हैं। वो नेशनल सैंपल सर्वे था, उसको रबिश कर दिया। मेन स्ट्रीम जो मीडिया, जैसे हम कहते हैं दैट मैटर्स, जिस पे लोग देखते हैं, उस पर उसको कोई मुद्दा नहीं बनाया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री पे कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मीडिया के कार्यकलापों को एनालाइज भी करते हैं, तो वो ये है कि मीडिया में इस बात पे एक बहुत नुएंस्ड बहस नहीं हो रही है अभी भी कि रोजगार की स्थिति अगर अच्छी है या बुरी है, उसके फैक्चुअल एनालिसिस किया जाए। इस बात का डर मुझे ज़्यादा है कि किसी भी चीज़ को इस तरह से पेश किया जाता है कि फिर वो बहस एक बहुत ही पोलराइज्ड माहौल में, और उसमें ऑल पार्टीज आर मोर और लेस कल्पेबल, तो वो होता है। तो ये चीज़ जो है इस वक्त देखने की बहुत ज़रूरत है कि एक ऐसा मुद्दा बात का उठा है। अब आज का ही ले लीजिए आप, फ्रंट पेज स्टोरी क्या है, मध्य प्रदेश का अभी नया इनिंग शुरू हुआ है, तो किसी बीजेपी के वर्कर का किसी ने अटैक किया, उसके 3 घर डेमोलिश कर दिए तीनों के, ठीक है। उसके बाद जितने मीट और उसकी दुकानें कह रहे हैं कि जो इरेगुलर, इतने सारे लोग खोमचे लगा के बैठे होते हैं, भाई मीट को क्यों पिक कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, मतलब इस टाइप की खबरें। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन इतना इंटरनलाइज हो गया है, जितनी प्रॉब्लम्स इतनी इंटरनलाइज हो गई कि हम बिनम्ड हो गए, हमारे नमनेस आ गई हमारे उसमें, तो कुछ डिस्कशन होता नहीं है। तो मैं तो उस ढंग से देखता हूँ कि भी मैलिस बहुत डीप है, आपको बहुत अजीब, आपको सोसाइटल और पॉलिटिकल, आपको इकोनॉमिक पूरी अप्रोच लगा के इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये तो ठीक है, जो एक्ट है आप इसको कैसे मूर्खता भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने अपने तरीके से इसको हाईलाइट किया है। तो अब हाँ, और मतलब कि ठीक है, तरीके गलत है, सब कुछ है, वो भी मानते हैं, लीगल है, कोर्ट करेगी निर्णय। हाँ, पर मीडिया का रवैया इसमें काफ़ी नकारात्मक रहा। मीडिया का जो नकारात्मक, या कहें कि बहुत हास्यास्पद रहा, उसका दूसरा पहलू है, जब आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत भयानक रूप से वायरल हो गया, और उसमें एक बहुत हार्डकोर एविडेंस, जो हमारे यहाँ कैसे एविडेंस की ऐसी तैसी की जाती है, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसकी तो कोई परवाह ही नहीं करता। तो वो कैनिस्टर जो इस्तेमाल हुआ गैस वो उड़ाने के लिए, कलर उड़ाने के लिए, उसको लेकर पत्रकारों, टेलीविज़न पत्रकारों में जमकर हाथापाई की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। उसको बाद में जो हमारे फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स थे वो लेकर गए एज एन एविडेंस। अब आप समझिए कि उस कैनिस्टर में क्या फॉरेंसिक एविडेंस मिलेगा, कितने केसेस खराब हुए मीडिया के वजह से। आप आरुषि तलवार एक रिपोर्टर की मैं दाद दूंगा कि जब वो दूसरे से छीन रहा था तो उसने हाथ में रुमाल पकड़ के कोशिश कर रहा था उसे लेने कि न मेरा जाए ना उसका बचे। मैंने इससे बढ़िया सीन कभी नहीं देखा, मतलब कि रुमाल आपको मूवी में पूरा एक्ट करके एक ऐसा सीन बनाया, जाने भी दो यारों, मेरे को लास्ट मूवी ध्यान आती है चुपके चुपके, जिसमें ये उसको भी बहुत हंसी आई थी, सब कुछ आया था, ये देख के जो हंसी आई भाई गॉड, इतने सालों बहुत दिखा लिए भाई, बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वीडियो जो है, आप सोचिए, उससे मैं आरुषि तलवार का देखिए, आरुषि तलवार के मामले में जिस तरह से मीडिया ने वहाँ पर गंद फैलाई, जाके रेल एकदम पीपली लाइव किया, उसकी वजह से वहाँ पर फिर पूरे एविडेंस की ऐसी तैसी हो गई। तो हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला विषय है। 3 राज्यों में 3 नए मुख्यमंत्री मिले हैं। बहुत सारी चर्चाएं थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, तब शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया, इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि
खासकर शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को लेकर बहुत सारी बातें थी क्योंकि वो एक बड़े कद के नेता थे और 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनको हटाना ऐसा माना जा रहा था कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि सब कुछ बहुत आसान था। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान में बने हैं, विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये जो जब ये इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई पूरी, तब बहुत सारे लोगों के राजनीतिक एक कयास और कहें या चिंताएं जताई जा रही हैं कि ये जो रणनीति है ये भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस बन जाने का अंतिम सीढ़ी है। चढ़ के वहाँ तक पहुँच गई भाजपा जहाँ पे कांग्रेस रहती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली, और मैं इसके लिए विजय त्रिवेदी जी को क्रेडिट देना चाहूँगा, कल मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि 2019 के जब चुनाव हुए तो 11 के 11 सांसद जो हैं वो बदल दिए इन्होंने, मोदी और शाह ने 11 के 11 लोग नए उतारे, एंड ही वॉज ए सिटिंग एमपी। और ये उस मीटिंग में थे और अमित शाह जी ने इनसे या जो पूछा गया, जो बातें पता चली कि क्या करना चाहिए, इनको हाँ बदल देना चाहिए 11 के 11 सारे सांसदों को, और उनमें से 9 या 10 इनके जीत की सीटें आई। 9, हाँ 2 कांग्रेस, हाँ 9। तो जीत के आए। तो उस व्यक्ति का बनना, इसका मतलब ये तो कोई नए नहीं है। इसी तरह से अगर आप ये जो यहाँ है भजन जो बने हैं वो पहली बार के तो जरूर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक लाहौटी जिनका टिकट, जो सिटिंग एमएलए थे जिनका टिकट बदला, उनकी जगह 2-3 लोग थे जो बहुत कीनली वहां पर तैयारी कर रहे थे उनकी जगह पे, उनको भी टिकट नहीं दिया। तो इनको लाए हैं और भरतपुर के हैं और जयपुर से लड़ाया है, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी पहले से कोई तैयारी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान जीतने की बात तो पहले से लग रही थी। और वैसी हालत अगर बाकी लोग बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश का चयन है वो भी जो है सरकार में, राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। जो लोग हटाए गए हैं वो क्यों, वो जिनके दम पे मतलब कम से कम एमपी का तो मैं कह सकता हूँ कि शिवराज के दम चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, शिवराज ने उतनी मेहनत की। जो लोग हटाए गए हैं उनकी निगेटिव या उनके प्रोफाइल में कमी क्या थी हटाने की वजह, वो तो समझ में आनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल तो रहेगा ही ना। जो इंदिरा गांधी के समय ये 70-80 में जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ कांग्रेस का, जो हाईकमान द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री की जो संस्कृति बनी, तो उसका रिपीटिशन शायद इंदिरा गांधी और रहती तो वो डी इंस्टीट्यूशनलाइज करके री इंस्टीट्यूशनलाइज करती। ये लोग अब उस रास्ते पे हैं कि जो ओल्ड गार्ड है उसको शिफ्ट करके नई पीढ़ी तैयार करो। एक समय में वाजपेयी ने मोदी को भी ऐसे ही लाया था। मोदी जब गुजरात में आए थे तो बैकरूम बॉय ही थे, बैकरूम से ही ऐसे तो मतलब, और उसी तरह शिवराज सिंह भी उसी तरह आए थे, बाबूलाल गौर और इनका उमा भारती, ये सब को ट्राई करने के बाद तो एक समय दिया। तो अब ये पूरी तरह अपनी टीम चाहते हैं, जो ओल्ड गार्ड की कोई बैकेज लीगेसी नहीं रहे। वही है बेसिकली, एंटी इनकम्बेंसी, प्राइम मिनिस्टर इज इनविंसिबल 2024 के इलेक्शन को लेके, इसीलिए नए चेहरे लाए हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी भी रहे। और ये पीएम का इलेक्शन था, ये स्टेट मुख्यमंत्रियों का इलेक्शन नहीं था। ये पीएम इनविंसिबल है, स्टेट पे आया है और अब सेंटर में आएंगे दोबारा से अच्छे तरीके से, ये साबित किया। तो एक मेरे ख्याल से एक्सटर्नल मैसेजिंग के लिए है। और कास्ट का जिस ढंग से लाया तो वो भी एक जवाब है। ये ऑपोजिशन जो बहुत मेजर स्तर पे ये उठा रही है कि ओबीसी की सेंसस होने चाहिए, कास्ट सेंसस होने चाहिए। तो कास्ट सेंसस का जवाब इन्होंने इस ढंग से दिया है कि तुम तो सेंसस कराओगे, हम तो इसको इम्प्लीमेंट करके बैठे हुए हैं, तो हम कर रहे हैं सब। और एक ये भी एक है कि दोनों आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम पे दो छोड़ पे हैं, लेकिन सीपीआईएम और भाजपा दोनों कार्डर बेस्ड पार्टी है। और जैसे ज्योति बसु 1996 में प्रधानमंत्री बनने का भी छोड़ दिए पार्टी के कहने पे, तो एक अनुशासन का देना, और दूसरा है कि कार्डर यहाँ रिवार्डेड होगा छोटे कद का नेता होने के बावजूद भी। ये भी एक मतलब मैसेज जो कार्यकर्ता को एनर्जाइज, कोई भी सीएम बन सकता है, कोई भी हो सकता है, मेहनत करो। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए
और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुने और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुने। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।